Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So as you know guys that literary criticism is going on and alhamdulillah we have done 4 topics. Aristotle's Poetics, and then the second one was An Apology for Poesy from Philip Sidney, and the third one was The Critics by T.S. Eliot, and the fourth one was Modern Tragedy by Raymond William. And alhamdulillah, I'm feeling so blessed that today's topic is our last topic from criticism, and this is Catherine Belsay's Critical Practice. Okay, I'll try to evaluate it inshallah in simple wording in order to make you feel relaxed inshallah about this particular topic. So let's start guys. तो गाइस इन्हें गौर से पहचान लीजिए, ये हैं कैथरीन बेल्से और इनकी हम क्रिटिकल प्रैक्टिस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैथरीन बेल्से का क्या इनकी बियोग्राफी। कैथरीन बेल्से इज़ अ ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक, जो ये ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक हैं और विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बे, और यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बे में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर ये काम कर रही हैं। शी इज़ स्टिल अलाइव, फेलो ऑफ इंग्लिश एसोसिएशन, फेलो ऑफ लॉन सोसाइटी ऑफ वेल्स, और ये तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल वर्डिंग में है। हर वर्क क्रिटिकल प्रैक्टिस 1980, ये जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल प्रैक्टिस, ये 1980 में इन्होंने लिखी। एन इन्फ्लुएंशियल पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट न्यू डायरेक्शंस फॉर लिटरेरी स्टडीज़। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आपको साथ साथ ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू एलैबोरेट इंशाल्लाह। और क्रिटिकल प्रैक्टिस के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि ये इन्होंने कोई अपनी थ्योरी पेश नहीं की, इन्होंने एनालाइज़ किया है डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की थ्योरीज़ को। ठीक है, तो इनका ये अपना काम, यानी इनकी बुक तो ये अपनी है लेकिन इनका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को गैदर किया और फिर उनको अपने अल्फाज में वैल्यूएट किया, एनालिसिस करके इस बुक फॉर्म में क्रिएट किया। ठीक है, ऑल्सो रोट अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ रोमांस नॉवेल्स एंड मॉडर्न सोसाइटी। ये तो हो गया इनके थोड़े से पॉइंट्स, और ये हमारी करंट की बुक में से है, तो ये तो आप लोगों को देखने में ही पता लग जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The first chapter, Criticism and Common Sense, highlights Bisley's view about different theories of criticism and their effect on literature. अब जो यानी इसका फर्स्ट पार्ट है वो कॉमन सेंस के बारे में है। ठीक है, और उस पे इन्होंने अपनी राय दी है डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में जो कि डिफरेंट फ़िलासफ़ी से रिलेट करती हैं अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर। She discusses the merits and demerits of the method of common sense in literary criticism and propounds that how the emphasis has shifted from the writer to the text and ultimately to the reader. अब वो हमें बताती हैं इसके कुछ उसके मेरिट्स बताती हैं, कुछ डीमेरिट्स बताती हैं। वो एक्चुअली हम लोगों को बताना चाहती हैं कि कैसे एक राइटर का काम जो है टेक्स्ट फॉर्म में आता है और फिर अल्टीमेटली एक रीडर तक पहुंचता है। ये एक प्रोसेस है गाइस। एक राइटर जब कोई चीज़ अपनी लिखता है तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, जब वो रीडर तक पहुंचती है तो उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसका हर इंसान के समझने का अपना अपना अंदाज़ है। हर रीडर उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा। अगर तो उसके साथ मैच कर रही होगी वो सारी बात, तो वो उसे लगेगा कि शायद मेरी ही ज़िंदगी से कहीं ली गई है, यानी ये मेरी ज़िंदगी से कितनी मिलती जुलती है। इस हिसाब से हर रीडर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हर रीडर को बाउंड नहीं होना चाहिए, उसको उसमें फ्रीडम होना चाहिए, उसे आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सके। ठीक है, उसको बाउंड नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ लिमिट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में यही बात है कि स्ट्रक्चरलिज्म में आप बाउंड होते हो, आपको सिर्फ रीडर के अकॉर्डिंग राइटर के अकॉर्डिंगली
आपको समझना होता है और उसी के हिसाब से आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन देनी होती है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ऐसा नहीं है। रीडर तक जब बात पहुंचती है तो वो बिल्कुल उसमें आज़ाद है, वो अपने हिसाब से उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेगा। और यही इसी वजह से उन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को बहुत ज़्यादा। So, in the second essay of Critical Practice, Besley discusses different aspects of language in the light of post-Saussurean linguists' point of view and how they have explored the nature of language to the deeper ends and how language is everything in literary criticism. तो सेकंड पार्ट में, सेकंड ऐसे में वो हमें बताती हैं, गैस मैं आपको बताती हूँ फर्डिनेंड डी सोशोर के बारे में, ठीक है। फर्डिनेंड डी सोशोर जो हैं वो स्विस लिंग्विस्ट हैं। उन्होंने अपनी एक बुक, उनकी जो बुक थी एक 1916 में, ये आप नोट कर लें, 1964 में कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स के नाम से आई थी। असल में ये जो बुक थी उन्होंने अब खुद लिखी नहीं हुई थी, उनके स्टूडेंट्स ने उनके पॉइंट्स को और जो उनके लेक्चर्स थे उनको इकट्ठा करके ये इस बुक को फॉर्म किया था, क्रिएट किया था। इसमें दरअसल उन्होंने लिंग्विस्टिक्स और सिमियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा एलाबोरेट किया था अच्छे से। और सिमियोटिक्स जो हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ग्रेजुअली बताती जाऊंगी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था। उन्होंने अपनी लैंग्वेज से प्रूव किया था कि यानी जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए थे और डिफरेंट थ्योरीज उसके लिंग्विस्टिक्स से अकॉर्डिंगली उन्होंने पेश की थी, तो उसने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया समझने में, ठीक है। तो ये जो उनका काम था, ये क्रिटिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इससे मदद मिली और इसी चीज़ को एडमायर करती हैं कैथरीन बिल्से। She discusses the status of language in society and literature and the coexistence of the language and thought and how they relate to each other. और इसी तरह वो हमें बताती हैं कि जो लैंग्वेज है और जो लैंग्वेज का सोसाइटी और लिटरेचर से क्या ताल्लुक़ है और उसका हमारी सोच पर और हमारे सोचने के अंदाज़ पर किस तरह एक दूसरे के साथ यानी कितना वो असर रखती हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक कितना असर रखती है हमारी ज़िंदगी पर। हम चीज़ों को आइडियलाइज़ करते हैं, हम चीज़ों को विजुलाइज़ करते हैं किस तरीके की, यानी बेस क्या है, बेस लैंग्वेज है ना। अगर कोई वर्ड हम लोगों को पता है, हम उसको आइडियलाइज़ करेंगे, विजुलाइज़ करेंगे, तो हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि ये इस बारे में बात हो रही है। जब लैंग्वेज ही नहीं होगी तो फिर कैसे हम लोगों को उन चीज़ों की समझ आएगी। और her third essay in critical practice gives a new orientation of her discussion of critical practice. उनका जो थर्ड essay है critical practice में, वो हमें एक नई सिमत की तरफ ले जाता है और हमें एक जो है नई डिस्कशन से हम लोगों को मुतारिफ़ करवाता है, ठीक है। She explores and investigates Althusser's perspective about ideology. वो अल्थ्यूज़र जो हैं फ़िलासफ़र, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में हम लोगों को बताती हैं कि उनका क्या सोचना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर इस बुक को फॉर्म किया है। उनकी अपनी इसमें यानी उनका सिर्फ अपना ये काम है कि उन्होंने क्रिटिकली इवैल्यूएट किया है डिफरेंट पॉइंट्स को और पिन पॉइंट किया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमारे सामने। असल में जो चीज़ें उन्होंने एडमायर की, उन्होंने उन्हीं को कंपाइल करके हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया इन अ बुक फॉर्म विच इज़ क्रिटिकल प्रैक्टिस। Though since Althusser was an upholder of Marxist criticism, मार्क्सिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी ये रेमन विलियम का जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और क्लासलेस सोसाइटी को वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें कुछ गरीब और अमीर की नहीं होनी चाहिए, यानी इस तरह का फ़र्क ना हो कि गरीब जो है वो बेचारा पिसता ही चला जाए और अमीर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होता चला जाए, बल्कि क्लासलेस सोसाइटी को उन्होंने यानी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि सोसाइटी को क्लासलेस होना चाहिए। तो जो कैथरीन बिल्से हैं, शी गोज़ ऑन टू डिस्कस मार्क्सिज्म, इट्स रिलेशन टू लिटरेचर एंड अल्टीमेटली टू सोसाइटी। और इसी तरह कैथरीन बिल्से जो है उस रिलेशन को लिटरेचर के साथ असिमिलेट करती हैं, उसे जोड़ती हैं एंड अल्टीमेटली द सोसाइटी, और इसी तरह फिर आते आते उसको सोसाइटी तक ले आती हैं।
Althusser's work on ideology is of paramount significance of a literary critic. उनकी ये जो आइडियोलॉजी है ये बहुत अहमियत की हामिल है एक लिटरेरी क्रिटिक के तौर पे और इन दिस चैप्टर शी सीज द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर और वो अपने इस तीसरे चैप्टर में हमारे सामने एक यानी रखेंगी दोनों को आमने सामने लेकर आएंगी किन चीज़ों को आइडियोलॉजी को और लिटरेचर को इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप दिखाएंगी कि इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है एक दूसरे के साथ एंड यस her fourth chapter of the book deals with the interrogation of the subject और उनका जो चौथा चैप्टर है ठीक है वो ये सब्जेक्ट की तफ्तीश से मुतालिक है यानी उसकी इंटरोगेशन करता है इंटरोगेट का आपको तो पता है ना उसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में वो करना खोज लगाना या तशवीश करना तो इस चौथे बाब में वो क्या करती हैं वो सब्जेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करती हैं इंटरोगेट करती हैं शी postulates the idea of split subject here she is mirroring Lacan and her idea of split subject resembles that of Lacan's mirror phase. अब मिरर करना क्या होता है ऑपोजिट रखना ठीक है आमने सामने दो चीज़ों को ले आना फिर उनका कंपैरिजन करना और अब फोर्थ चैप्टर में वो क्या करती हैं वो स्प्लिट सब्जेक्ट के नज़रिए पर क्वेश्चन करती हैं सवाल उठाती हैं यानी उसके बारे में बहस व तकरार करती हैं और इनका ये जो स्प्लिट सब्जेक्ट का नज़रिया है ये लकान के मिरर फ्रेज का आकाश है यानी जो लकान का जो कॉन्सेप्ट था जो उनका एक दिया गया नज़रिया था मिरर फ्रेज के बारे में उसको आमने सामने लाती हैं और वो लेट मी फर्स्ट read this where I was she studies the contradiction between consciousness and the self और वो क्या करती हैं शऊर और शख्सियत के तज़ाद का मुतालिया करती हैं इन दोनों का कंपैरिजन करती हैं आमने सामने ला के कि कैसे शऊर और शख्सियत को एक दूसरे से परखा जाए thus the conscious self and the real self cause a split and this split is represented in the discourse of literature और इसी तरह इन दोनों का जो इन शख्सियत और असल शख्सियत दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं और फिर इसी तरह उनका कंपैरिजन किया जाता है The ultimate phase of modern literary criticism in deconstructing the text and this is the subject of Bills's fifth I think now you are able to read it easily. Bills's fifth essay in critical practice. ठीक है तो अब वो डीकंस्ट्रक्शन का हम लोगों को बताती हैं मैं आपको आसान अल्फाज में ये बता दूं कि डीकंस्ट्रक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक चीज़ को रद्द कर दिया जाए तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि उसमें एक नई चीज़ लाई जाए उसको कुछ ज़्यादा बेहतर बनाकर फिर सामने लाया जाए ठीक है जिस तरह मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये हुआ था कि टेक्स्ट वही पढ़ रहा है जो रीडर है टेक्स्ट वो वही पढ़ रहा है चाहे वो जॉन डन की पोइम पहले वाली पढ़ रहा है यानी पहले भी उसी तरह पढ़ेगी बाद में भी उसी तरह पढ़ेगी लेकिन फ़र्क क्या था फ़र्क ये था कि पहले रीडर बाउंड था उसको अकॉर्डिंगली सोचना था अपने राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने क्या सोच कर लिखा और उसको भी उस हिसाब से ही सोचना है जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में उसने उसी चीज़ को इवेल्यूएट किया तो वो बाउंड नहीं था जो रीडर था वो बाउंड नहीं था उसने एज अ राइटर लिखा ठीक है उसने उस चीज़ को पढ़ा और फिर अपने नज़रिए अपनी सोच और अपनी उसको यानी अपनी पर्सनालिटी के साथ उसको जज करते हुए जो कुछ उसको जहन में आया जो कुछ उसे बेहतर लगा उसने उस हिसाब से लिखा तो इसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन ठीक हो गया Before going any further, she recaps and again criticizes the previous theories in new light and then she demands a new critical approach to literature which must be productive and effective and relative to the world we live in. अब वो कहती हैं यानी further अब इन्हीं सब चीज़ों को वो पकड़ती हैं और उसको कंक्लूजन उसका करती हैं ठीक है उसको कंक्लूड करती हैं और उन्हीं चीज़ों को फिर उन पर दोबारा से नज़रसानी करते हुए वो बताती हैं कि किस तरह चीज़ों को प्रोडक्टिव होना चाहिए
इफ़ेक्टिव होना चाहिए और रिलेटिव होना चाहिए, यानी जो भी हम लोगों की एक्चुअल वर्ल्ड है उसके साथ वो मिले। ये ना हो कि बिल्कुल आप एक अलग ही बात कर दो जो कि कॉमन सेंस से ही निकल जाए। इसी तरह पहले बाब में वो कॉमन सेंस की बात करती है ना, ऐसी चीज़ें जो सबको समझ आने वाली हैं। अब आंसुओं का मतलब रोना है या दुख है, तो वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो बगैर किसी लैंग्वेज के आपको समझ आ जाती हैं। तो इसी तरह वो कहती हैं कि कॉमन सेंस होनी चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए एक चीज़ इस तरह की हो, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर यानी कि इस वर्ल्ड से रिलेटिव है ही नहीं तो फिर आपको उस चीज़ को अजीब नहीं लगेगी थोड़ा, वो कुछ बिल्कुल रिमोट वर्ल्ड की हो जाएगी तो वो अजीब लगेगा ना। तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को सामने रखती हैं। फर्स्ट ही रीचेज़ द डीकंस्ट्रक्शन मेथड, इसी तरह वो डीकंस्ट्रक्शन के मेथड पर पहुंचती हैं। द वर्ड डीकंस्ट्रक्शन डजंट मीन डिस्ट्रक्शन, यानी इसका मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है। डीकंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन, but it is synonymous with literary analysis. In deconstruction, we dissect the text and bring out meanings to understand literature and relate to the world we live in for practical purpose. ठीक है, जब हम डीकंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी काम की तो हम उस टेक्स्ट के साथ जुड़कर कुछ ऐसे मीनिंग्स निकालते हैं जो कि हमारी अपनी दुनिया से रिलेट करते हैं और हम उसको उसकी क्रिटिकल पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं उस काम को, और अपनी ही दुनिया से मुतल्लिक उस काम को ज़्यादा तरीके से क्रिटिकली इवेल्यूएट करते हैं। इट ऑल्सो डिसेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर। इसी तरह ये जो पीस ऑफ लिटरेचर जिसको हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, उसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जब हम लोग उसमें कुछ नया ऐड करते हैं अपनी तरफ से, इट डजंट एडमिट It also dissects the process of production of a piece of literature. It does not admit of the writer's personality in the text to be deconstructed. Thus, it results in the plurality of meanings rather than singularity. अब यही मैंने आपको बताया ना कि पहले जब आप उस चीज़ को स्ट्रक्चरलिज्म में जब आप उसको किसी भी पीस ऑफ वर्क को, किसी भी पीस ऑफ आर्ट को एज अ रीडर जब आप कंसीव करते थे, फिर उसको आप लोग बाउंड होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म आप बाउंड हो, आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ राय दे सको, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आप लोगों को उसको अपने हिसाब से सोचना है, तो आपके पास मीनिंग्स की प्लुरैलिटी होगी, सिंगुलैरिटी नहीं होगी, यानी आपके पास तरह तरह के मीनिंग्स होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स वो अपने एक बाब में लिंग्विस्टिक्स को भी बताती हैं ना, फर्डिनेंड डी सोशोर के जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे उसके हिसाब से वो बताती हैं कि मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं। इसी तरह हर इंसान उसको डिफरेंट, अब एक इंसान है उसको किसी और मतलब से ले रहा है, एक है किसी और मतलब से। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ, एक वर्ड है चमचा, स्पून, उसको उर्दू में वर्ड है चमचा, ठीक है, आप उसको बटरिंग के लिए भी कह सकते हो कि भाई ये तो इसका चमचा है, और आपको ये भी पता है कि ये खाने वाला चम्मच है, तो दो मीनिंग हो गए, वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग दो हैं। तो कोई इंसान उसको किसी तरह परसीव करेगा, कोई किसी तरह परसीव करेगा, ठीक है। इसी तरह बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके डबल मीनिंग्स निकलते हैं, तो हर इंसान को अपनी आज़ादी होनी चाहिए अपनी राय देने का। हो सकता है किसी की राय दूसरे से बहुत बेहतर हो, तो इसीलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को उन्होंने एडमायर किया, इसीलिए क्योंकि वो अपने अंदर एक ऐसी अहलियत रखता है कि हर इंसान को इजाज़त देता है कि वो अपने हिसाब से अपने मुताबिक सोच सके। तो नेक्स्ट यस, thus it results in ये हमने कर लिया, the reader is free and autonomous to interpret the meaning in any way, ठीक है। तो रीडर आज़ाद है, फ्री है, और उसको पूरी इजाज़त है कि वो किसी भी मतलब से जो भी उसके जहन में आ रहा है उसकी तशरीह कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके। This final and concluding chapter of her book
She delves deep into the realm of criticism and discusses the key question involved. अब जो उनका फाइनल जो चैप्टर है उसमें वो कंक्लूड करती हैं और उन सब यानी उन सब पॉइंट ऑफ व्यू पे दोबारा से बहस करती हैं, एक नए सवालात उठाती हैं. She recaps her previously discussed literary concepts and throws a new light on them. और उन पे एक नई रोशनी डालती हैं, यानी दोबारा से रीकैप जब करती हैं और उनको दोबारा से एक नए तरीके से पेश करती हैं और फिर खुद ही उनके जवाब देती हैं, हम लोगों को कंक्लूड करती हैं. शी एस्टैब्लिशेस रीडर नॉट एज कंज्यूमर एंड ऑटोनमस इंटरप्रेटर बट प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्स्ट दे आर स्टडिंग. अब वो रीडर को एज अ राइटर दोबारा से ले आती हैं, यानी एक काम शुरू हुआ राइटर से, फिर सेंटर में आया टेक्स्ट, फिर थर्ड पे आया रीडर. सबसे पहले राइटर, फिर टेक्स्ट, फिर रीडर. यानी रीडर ने हमें दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट ने हमें दिया रीडर, यानी टेक्स्ट को पढ़ा रीडर ने जब उसको आज़ाद तरीके से उस पर दोबारा से अपनी राय दी तो रीडर क्या हो गया, रीडर दोबारा से राइटर हो गया. रीडर ने उसको दोबारा राइट किया अपने हिसाब से, तो एक यानी ये सर्कल चल गया. ठीक है, इस सर्कल से हम लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिली और नए नए अल्फाज और नए नए मीनिंग हम लोगों को समझ आने में मदद मिली. तो ये था गाइस एक यानी क्रिटिकल प्रैक्टिस के बारे में इंट्रोडक्शन. इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे और आसान अल्फाज में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे. तो ये जो इनके बाब हैं इनको जहन में रखिए. और फर्डिनेंड डी सोशर जो है, इनकी जो यानी कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916 में जो लिखी नहीं गई, यानी इनके स्टूडेंट्स ने इनको इसको इकट्ठा किया और इसी तरह इसको बुक फॉर्म में क्रिएट किया. ये पॉइंट्स अपने जहन में रखिए. और इसी तरह जो उन्होंने, और ये जहन में रखिए कि इनका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कैथरीन बिल्से का. इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और जितने भी यानी बड़े बड़े लोग हैं या फ़िलासफ़र्स हैं या लिंग्विस्टिक्स, ये जो लिंग्विस्ट था फर्डिनेंड डी सोशर, तो इनकी जो बातों को इनकी किताबों से रिलेटेड और इनके अच्छे कामों को सामने रख के फिर अपना एनालिसिस दिया. तो ये उनकी क्रिटिकल प्रैक्टिस है. इंशाल्लाह गाइस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल with your friends who are also aspirants of Masters in English Literature. Till then guys, take care. Allah Hafiz.